we are thankful to the entire team of District Court. Please kindly be seated. It's an honorable moment for our institution to have Additional District Judge Mr. Rajen Kumar Patidar sir as chief guest. As sir have lack of time, I would request sir for his wisdom of words. शासकीय कला विधि महाविद्यालय के प्राचार्य मेरे परम गुरु डॉक्टर इनामुर रहमान साहब, सभी उपस्थित प्रोफेसर साहेब, उपस्थित गेस्ट, सभी साथी छात्रों, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका प्राप्त हुआ। कुछ समय पहले 93 में मैं इसी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था और आदरणीय रहमान साहब का छात्र था। मैं आज यहाँ जिस स्थिति में उपस्थित हूँ वो रहमान साहब के आशीर्वाद से ही हुआ था। मेरी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी पढ़ाई की, लेकिन जब मैं इंदौर आया तो मैं सर के सानिध्य में आया था। उसी समय मुझे ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। शुरुआत में साहब के सानिध्य में कंपटीशन एग्जाम की मैंने तैयारी की थी, तो 94 में जब एडीपीओ का रिजल्ट आया था तो श्रीमान के आशीर्वाद से ही मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था। उसके बाद में फिर इस क्षेत्र में आया। क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे 10-12 साल का अनुभव है, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से आपने यहाँ पर कोर्ट की तैयारी की, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि मान लो यही तैयारी सभी स्टूडेंट को यदि प्रारंभ से मिले तो जो कोर्ट का वातावरण है वो एक अलग ही वातावरण दिखेगा। सामान्यतः हम जैसी परिस्थितियाँ अभी देख रहे हैं उसमें जब एडवोकेट की अपीयरेंस होती है तो कई बार मतलब ऐसा दुख होता है कि शायद एडवोकेट बिना तैयारी के या बिना तथ्यों की जानकारी के कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। उस समय न्यायाधीश के रूप में यदि हम संवेदनशील रहें तो सारी जिम्मेदारी एक न्यायाधीश के ऊपर आ जाती कि कहीं एडवोकेट की असावधानी या लापरवाही के कारण पक्षकार न्याय से वंचित नहीं हो पाए। क्योंकि एक पक्षकार एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर जाता है तो उसको काफी समय, पैसा सब खर्च करना पड़ता है और हर किसी आदमी के लिए संभव नहीं होता। तो जैसी आपने तैयारी की बहुत अच्छा लगा। इस केस को जैसे मैं सुन रहा था ये पूरी तरह निर्भर था प्रोबेट के ऊपर, क्योंकि जो वादी ने जो वाद लगाया था उसका बेसिक क्या था आप सभी ने गौर किया होगा कि प्रोबेट आर्डर धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। बेसिक चीज यही है और ये सारी चीजें प्रमाणित करने का भार वादी पर था। एक बेसिक लॉ है कि वादी को अपना वाद अपने दम पर सिद्ध करना होता है, वो प्रतिवादी की किसी कमजोरी का फायदा प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा प्रोबेट में उन्होंने कहा था कि साहब धोखाधड़ी से प्राप्त किया, तो जब प्रोबेट का केस लगा था आपने सभी ने सुना होगा, उसमें डिफेंस में एक बात आई थी कि जब प्रोबेट का केस लगा था उस समय पक्षकार बनाने के साथ में प्रोबेट में पब्लिकेशन हुआ था नई दुनिया पेपर समाचार पत्र में। जब समाचार पत्र में किसी चीज का पब्लिकेशन होता है तो सर्वसाधारण के नाम से होता है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्तियों खुले रूप से आमंत्रण दिया जाता है कि वो आके कोर्ट में अपनी आपत्ति जाहिर किए। यदि मान लीजिए कोई पक्षकार समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहा और वह सोया रहा, तो बाद में वह इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि साहब उसे जानकारी नहीं थी। क्योंकि प्रोबेट में ये चीज आई है कि प्रकाशन हुआ था, उन पक्षकारों को एक भाई को जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो निश्चित रूप से एक भाई को जानकारी प्राप्त हुई तो दूसरे भाइयों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये जो प्ली थी इसमें कि साहब प्रोबेट धोखे से लिया गया और हमको जानकारी नहीं थी, ये प्ली इसमें निरर्थक थी। दूसरी बात, एक और अच्छी बात आई थी लिमिटेशन की। इसमें बात लिमिटेशन का जो पॉइंट उठाया था कि जब प्रोबेट जारी हुई उसके बाद में कहा गया कि हमको 2007 में, शायद मैं जहां तक सोच रहा हूं 2007 में हमको प्रोबेट की जानकारी हुई थी।
ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्रोबेट जब सर्वसाधारण को सूचना दी गई थी, उसके बाद जानकारी हो गई थी परिवार के सदस्यों को, और उसके बाद में एविडेंस होने के बाद में प्रोबेट जारी हुआ था, तो इसलिए ये जो अवधि का था, ये अवधि का महत्वपूर्ण है और ये माना जाएगा कि यह दावा अवधि में नहीं था। प्रोबेट ये तो जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्रोबेट छल से प्राप्त किया गया, ये प्रमाणित नहीं हुआ। बिल्कुल ऑनरेबल जज साहब ने बड़े अच्छे से निर्णय दिया और आप काउंसिल ने भी बहुत अच्छे से प्रमाण पेश किया। लेकिन एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चरों का फिल्मांकन अलग होता है और वास्तविक कोर्ट में जो कार्रवाई होती है वो अलग होता है। जैसे ओथ की प्रोसीजर आपने थोड़ा समय से, इसलिए कि आपको वास्तविक जानकारी कोर्ट की मालूम पड़े, जब ओथ होता है तो ये बहुत पुरानी प्रथा हो गई कि रामायण, महाभारत, धर्म ग्रंथ, ये चीजें आज आपने शायद सुना हो या पढ़ा हो, इंडियन ओथ एक्ट आ गया है 1872 में। उसमें एक प्रावधान कर दिया है कि आपको उस एक्ट के मान से आपको ओथ लेना पड़ेगा और 12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तभी उसको ओथ दिलाई जाएगी, 12 वर्ष से कम वाले को ओथ नहीं दिलाई जाती। ये चीज थोड़ा सा, मैं यहाँ चीफ गेस्ट नहीं चीफ स्टूडेंट बन के आया हूँ सर का, इसलिए मैं थोड़ा आपसे शेयर कर रहा था, इसलिए कि आप लोगों को भी ये जानकारी लगे। दूसरी बात, कुछ चीजें जैसे क्लास में आई, हमेशा मैं भी जब स्टूडेंट था और जब मैं हमको पढ़ाने आते थे तो सीनियर एडवोकेट भी हमको पढ़ाते थे, बहुत ही विद्वान अभिभाषक मेरे गुरु रहे सर के सानिध्य के साथ साथ। एक वाई मेहता साहब थे यहाँ पर और बीआई मेहता साहब। तो जब वो पढ़ाने आते थे तो वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे कि एडवोकेसी के प्रोफेशन में हमारी एंटीना 24 आवर्स खुली होना चाहिए। हम तैयारी करके जाते हैं जरूर, लेकिन हमारी तैयारी वो सारी बेकार हो जाती है, क्योंकि हमको गवाह के मूड और जवाब के आधार पर प्रश्न हमारा बनाना चाहिए। तो हमेशा क्रॉस करते समय इस बात की सावधानी होना चाहिए कि हमको क्या पूछना चाहिए, इससे ज्यादा ये कि हमको क्या नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में आपका एक प्रश्न भी जो होता है वो आपके लिए घातक हो जाता है। जैसे कुछ चीजें प्रतिपरीक्षण में आई थी कि वो डिफेंस में प्रमाणित करवाई, जो चीजें वादी को करना थी वो चीजें डिफेंस में बताई गई है। तो ये इस चीज की हमको सावधानी रखना चाहिए कि हमको यदि कोई चीज बर्डन किसी चीज का वादी पर है तो प्रतिवादी को अपनी तरफ से कोई एविडेंस जब भी पेश करना चाहिए जब वादी उस बर्डन को प्रमाणित कर दे और ओनस का भार हम पे शिफ्ट हो जाए। जब तक ओनस की बात नहीं आती, जब तक हमको उस एविडेंस को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की। लेकिन मैं जज साहब का थोड़ा ये कहूंगा कि जैसे जुडिशरी के प्रोफेशन में एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि जज बड़ा अच्छा श्रोता होता है, लेकिन मैं जैसे जज साहब के हावभाव देख रहा था तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। तो यदि मान लीजिए चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती तो पक्षकारों के मन में, एडवोकेट के मन में ऐसे एक भावना आती है कि पता नहीं जज साहब आज गुस्से में है या कौन से मूड में है या मूड अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा सा इसलिए हल्के से स्माइल के साथ में और चर्चा करें। उन्होंने बीच में एक अच्छा 165 एविडेंस एक्ट का उपयोग किया कि जहां पर बीच में प्रश्न भी पूछे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी तैयारी की आप लोगों ने, फैसला भी बहुत अच्छा हुआ, एविडेंस भी अच्छी और गवाहों का जो फिल्मांकन किया गया बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इस इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई और साधुवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय सर के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में आप जहाँ बैठे हो वहाँ से कल मेरी जगह या अच्छे एडवोकेट की जगह आप सभी लोग आएंगे। मेरी आप सभी को शुभकामना। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आदरणीय सर से आजीवन यही आशीर्वाद चाहूंगा कि जितना आशीर्वाद मुझे अभी तक देते रहे भविष्य में भी ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। छोटा सा एक अर्जेंट जाना था इसलिए मैं आपसे विदाई मांग रहा हूँ, लेकिन मैं सॉरी भी बोलता हूँ कि मैं आपका कार्यक्रम बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। Request that